नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है विजय लक्ष्मी और इंडिया टीवी के इस खास डिजिटल ब्रॉडकास्ट मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। और आज के इस जिस मुद्दे पर हमें बात करनी है वो तो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक आपको वाकया सुनाती हूँ। ये घटना जो है या जो ये वाकया है ये है मुंबई में इंडिया गठबंधन की मीटिंग का। और जो ये मैं वाकया आपको सुना रही हूँ इसका लेना देना हमारे आज के इस मुद्दे से है जिस पर मैं थोड़ी देर में आऊंगी। इंडिया ब्लॉक की मुंबई में मीटिंग हुई, उसके बाद कांग्रेस और तृणमूल के नेताओं की भी आपस में बैठक हुई और उस बैठक में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता बैठे थे, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे थे, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थे, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी वहां बैठे हुए थे उस कमरे में। और ममता बनर्जी बड़ी तेजी से आई और उन्होंने कहा, आई कैन ऑफर ओनली 2 सीट्स टू यू, मैं आपको 2 सीटों से ज्यादा नहीं दे सकती हूँ। लेकिन वो जो तल्ख रवैया था ममता बनर्जी का, उससे कांग्रेस पार्टी जो है वो बिल्कुल उसको जो है ये बात जो है कांग्रेस के कई नेताओं के दिल में चुभ गई एक तरीके से। और फिर कांग्रेस ने सोचा, उस समय एक थॉट प्रोसेस जरूर था कि क्या एकला चलो की राजनीति जो है वो पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में कांग्रेस पार्टी को करनी चाहिए। क्या कांग्रेस को खुद से असर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर कांग्रेस पार्टी का पिछला परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो पार्टी शिफर पे थी, यानी 0 पर कांग्रेस पार्टी थी। हालांकि बाय इलेक्शन में एक एमएलए जरूर कांग्रेस पार्टी का जीत करके आया, लेकिन सिंबल भले ही उनके पास कांग्रेस पार्टी का हो लेकिन वो भी दूसरी पार्टी में चले गए। अब ये एकला चलो की बात तो कांग्रेस की एक यूनिट पश्चिम बंगाल में भी कहती है, लेकिन अब पश्चिम बंगाल से ज्यादा केरल की कांग्रेस की यूनिट जो है वो दबाव बना रही है कि पार्टी जो है वो एकला चलो की राह पर चले पश्चिम बंगाल में। और इस बार ये जो दबाव है केरल यूनिट से, ये दबाव है कि लेफ्ट के साथ कोई अलायंस कांग्रेस पार्टी ना करे पश्चिम बंगाल में। अब ममता बनर्जी से तो क्योंकि उनके तल्ख तेवर देखे कांग्रेस के नेताओं को बड़ा बुरा भी लगा कि उनका रवैया इतना रूड है और जिस तरह से उन्होंने बात कही, तो वो एटीट्यूड कांग्रेस के नेताओं को पसंद नहीं आया। तो ममता बनर्जी से एक तरीके से नमस्ते हो गई और अलायंस हमें देखने को नहीं मिला। तो अब कांग्रेस का अलायंस 2016 से कांग्रेस लेफ्ट पार्टीज के साथ अलायंस में जाती है। हालांकि एक बड़ा कारण इसका कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल के अधीर रंजन चौधरी, जिनकी जो है लड़ाई है ममता बनर्जी से और दोनों नेताओं की पटती नहीं है। आपको ये भी पता होगा कि ममता बनर्जी एक जमाने में कांग्रेस पार्टी में होती थी और फिर प्रणब मुखर्जी से उनकी जब लड़ाई उस समय हुई, उसके बाद तोड़ करके उन्होंने तृणमूल कांग्रेस एक नई पार्टी बनाई। तो अब पुराने समीकरण हैं, अधीर रंजन चौधरी की बहरहाल बनती नहीं ममता बनर्जी से। तो ये भी एक बड़ी वजह रही कि कांग्रेस पार्टी ने ममता बनर्जी से इधर अगर आप देखें तो अलायंस जो है, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी हमेशा बीच में आ जाते थे। लेकिन इस बार 2026 का जो विधानसभा का चुनाव है उसमें कांग्रेस पार्टी की जो है अब ये इस तरह की धारणा बन रही है कि भाई अलायंस ना किया जाए लेफ्ट पार्टीज के साथ भी, वाम दलों के साथ भी। अब जो पश्चिम बंगाल की यूनिट है उसका तो जो कहना है सो कहना है, लेकिन केरल की यूनिट इसके लिए खासा दबाव कांग्रेस के सीनियर नेताओं पर बना रही है। और केरल की यूनिट का कहना है कि वेस्ट बंगाल में तो कांग्रेस के पास वैसे भी कुछ नहीं है। पिछले चुनाव में कांग्रेस जो है वो शिफर पे थी, वोट परसेंटेज बहुत बुरी तरह से गिर गया। ऐसे में एक ऐसा राज्य जहां पर कांग्रेस पार्टी के बहुत अच्छे चांसेस हैं, कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि केरल में इस बार कांग्रेस अपनी सरकार जो है वो बनाने में कामयाब होगी। उसके काफी सारे फैक्टर्स कांग्रेस के नेता गिनाते हैं, उसमें 10 साल का एलडीएफ का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है और बाकी तमाम चीजें भी हैं। अब केरल में जो है यूडीएफ और एलडीएफ जो लॉन्गेस्ट कोएलिशंस हैं अगर आप कह लीजिए, तो ये सबसे पुराना कोएलिशंस जो एलडीएफ और यूडीएफ के हैं ये केरल में हैं। 1970 के दशक में जो है ये कोएलिशंस बने थे और केरल में पहली नॉन कांग्रेस सरकार जो कि वाम दलों की सरकार थी, जो बैलेट पर चुनाव के बाद बनी थी 1957 यानी 1957 में पहली कोई नॉन कांग्रेस सरकार इस देश में बनी थी, वो वाम दलों की थी और वो केरल की सरकार थी। हालांकि उसके बाद 1967 में 8 और राज्यों में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स बनी, लेकिन कोएलिशन के दौर में 1970 में जब ये कोएलिशन हुआ यूडीएफ और एलडीएफ का, तो काफी सारी चीजें थी।
यूडीएफ का एक नेहरूवियन अप्रोच इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी, न्यू लिबरल पॉलिसी, ये सब माना गया। और लेफ्ट का इक्वालिटी, सोशलिज्म जो लेफ्ट का आइडियोलॉजी रहता है, तो लेफ्ट में एलडीएफ जो कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है और यूडीएफ जो कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है जिसको कांग्रेस पार्टी लीड करती है, और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट में वामदल है। अब जो केरल की इकाई है उसका कहना है कि भाई हमारे इतने अच्छे चांसेस हैं, हम जीतने की पूरी संभावना है हमारी, ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि केरल जैसे राज्य में जो है सिद्धांत और पॉलिटिकली जो आइडियोलॉजिकल स्टैंड्स हैं वो बड़े मैटर करते हैं। दक्षिण भारत के कई राज्यों में ये जो है ये बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। तो अब केरल की यूनिट का कहना है कि बड़ा मुश्किल हो रहा है उन्हें कि वो ये जस्टिफाई कर पाए। और इधर तो बीजेपी भी अब दोनों राज्यों में पूरी एक्टिव है, वेस्ट बंगाल में भी और केरल में भी। तो अब बीजेपी भी बार बार अटैक करती है कि भाई आप लेफ्ट के साथ पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ते हैं और केरल में उसी लेफ्ट से आप लड़ाई लड़ रहे हैं। तो केरल की यूनिट बार बार जो है सीनियर लीडरशिप को कह रही है कि भाई वेस्ट बंगाल में वामदलों के साथ चुनाव में मत आप जाइए, उसका बड़ा नुकसान जो है वो केरल में एक जो आइडियोलॉजिकल बैटल जो लड़ रही है कांग्रेस पार्टी, उस आइडियोलॉजिकल बैटल में कांग्रेस पार्टी पिछड़ जाती है। इसलिए दबाव जो है वो केरल यूनिट से जो है वो बार बार आला कमान को कहा जा रहा है कि मत अलाइन करिए लेफ्ट पार्टीज के साथ वेस्ट बंगाल में, क्योंकि नुकसान कम और फायदा ज्यादा होगा। क्योंकि केरल में बहुत पोटेंशियल स्टेट है केरल, जहां पर कांग्रेस की सरकार अगर बनती है तो एक दक्षिण भारत में एक जैसे बोलते हैं ना एडिंग अनदर फेदर, वो हो जाएगा कांग्रेस पार्टी के लिए। तो कांग्रेस बड़ी डेस्परेट भी है केरल की। अगर मैं बात करूं तो अब प्रियंका गांधी वाड्रा जो महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी की, वो वायनाड से सांसद हैं, इससे पहले राहुल गांधी सांसद रहे। और जनरली केरल एक ऐसा राज्य है जो ऑल्टरनेट करता है हर 5 साल में, लेकिन पिनराई विजयन की एलडीएफ जो लेड गवर्नमेंट है वहां पर उसने 10 साल पूरे कर लिए हैं। अब एंटी इनकम्बेंसी है, तमाम फैक्टर्स हैं। और कांग्रेस में इस बार नायर वर्सेस नायर का भी एक खेल केरल में देखने को मिल रहा है। अब एक तरफ है केसी वेणुगोपाल जो कि कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, महासंगठन के संगठन महासचिव हैं। दूसरी तरफ रमेश चेन्नीतला हैं और तीसरी तरफ शशि थरूर साहब हैं। ये तीनों नायर कम्युनिटी से आते हैं और ये तीनों चीफ मिनिस्टर पद की रेस में जो हैं तीनों बड़े कंटेंडर्स हैं। हालांकि शशि थरूर साहब को लेकर जब तक अटकलें लगती रहती हैं, कभी कहते हैं लोग बीजेपी चले जाएंगे, कभी कहते हैं लोग पार्टी से नाराज हैं। अब आज केरल कांग्रेस के एक नेताओं की बैठक दिल्ली में बुलाई गई कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर, उसमें भी शशि थरूर नहीं पहुंचे। हालांकि पीछे 3-4 जो मीटिंग्स थी उसमें शशि थरूर आ रहे थे। जब तक वो बयान उनके जो हैं उससे वो सुर्खियों में आ जाते हैं, या कोई ऐसे बयान उनके, जैसे वो डेलीगेशन में थे जो विदेश गया ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उसमें उन्होंने सरकार की पॉलिसीज की काफी तारीफ की। तो कांग्रेस को हमेशा वो अपनी बयानों से जो है एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन में डाल देते हैं। तो आज शशि थरूर साहब भी उस मीटिंग में नहीं पहुंचे तो फिर सवाल तो उठने लाजमी हैं, क्योंकि जब भी केरल की मीटिंग होती है तो हम तमाम मीडिया कर्मी एक टिक चेक कर देना चाहते हैं कि शशि थरूर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो उनकी टीम की तरफ से बताया गया कि लिटरेरी फेस्ट है, वहां पर उनकी किताब पर उनको बोलना है केरल में, इसलिए शशि थरूर साहब ने जो है पार्टी आला कमान को पहले ही बता दिया था कि वो इस बैठक में नहीं पहुंच पाएंगे। और इस बैठक में इसके मायने इससे ज्यादा कुछ और नहीं लगाए जाने चाहिए। कैलिकट में जो केरला लिटरेचर फेस्टिवल है, जो एशिया का बिगेस्ट लिटरेचर फेस्टिवल है, उसमें उनको बोलना है उनकी किताब श्री नारायण गुरु के बारे में। तो इसलिए उन्होंने पार्टी को पहले ही बता दिया था कि यहाँ जाना जरूरी होगा। अब जो केरल की कांग्रेस की इंचार्ज हैं दीपा दास मुंशी, उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि क्या लिटरली फेस्टिवल में जाना इतना जरूरी था, कि इतनी अहम बैठक जो कि प्रिपरेशन ऑफ एन इम्पोर्टेंट इलेक्शन को लेकर के बुलाई गई है, वहां पर शशि थरूर न पहुंचकर एक लिटरली फेस्टिवल में पहुंच जाते हैं। तो दीपा दास मुंशी ने क्या कहा, पहले आप ये सुनिए। उनकी प्रायोरिटी क्यों है? नहीं, पार्टी उनकी प्रायोरिटी है। अभी तो राहुल जी का प्रोग्राम में थे। आपको कहा जा रहा है कि वो नाराज हैं, राहुल जी ने उनका नाम नहीं लिया इसके नो, वो नाराज नहीं है? नथिंग लाइक दैट। Tharoor not happy with the behavior of state leadership and the central leadership. Tharoor is very much happy with the Congress party and the central leadership. There is no difference of opinion. आज की मीटिंग का हाईलाइट क्या रहा मैम, क्या डिसाइड हुआ? Today's meeting was about the campaign. How should we go? That was the only agenda. तो दीपा दास मुंशी ने साफ तौर पर एक सफाई जो है वो दी कि भाई वो थरूर साहब जो है वो व्यस्त थे, पार्टी को उन्होंने पहले से इन्फॉर्म किया था, एंड नथिंग शुड बी रेड बियॉन्ड दीज। पर अब स्पेकुलेशन तो हर बार उनकी एब्सेंस से जो है वो
नई स्पेकुलेशंस जो हैं वो शुरू हो ही जाती हैं। और अब इस बार स्पेकुलेशन इसलिए भी क्योंकि अभी जो लेटेस्ट महापंचायत जब केरल में गए राहुल गांधी, तो ऐसा हुआ, कहा गया कि शशि थरूर की अनदेखी वहां पर हो गई, उनको ठीक से ट्रीट नहीं किया, उनको ग्रीट नहीं किया, उनको बोलने का मंच से मौका भी नहीं दिया। लेकिन कांग्रेस का कहना था कि जिनको बोलना था वहां पर एक सेट नंबर्स ऑफ पीपल, लोगों को बोलना था, नेताओं को बोलना था, तो उन सबको बोलने का मौका दिया। और ये सब बेकार की बात है कि भाई शशि थरूर की अनदेखी वहां पर की गई। लेकिन उसके बाद से इस तरह की खबरें जरूर आने लगी कि शशि थरूर अपसेट हैं, पार्टी से अपसेट हैं, और ये तमाम चीजें आने लगी। बहरहाल आज की मीटिंग में वो नहीं पहुंचे, लेकिन आज जो केरल कांग्रेस के नेताओं की बैठक दिल्ली में हुई, उसमें जो हमें कांग्रेस के नेताओं ने बताया कि जो चर्चा हुई उसमें इस पर ज़रूर चर्चा हुई कि पार्टी जो है विनेबिलिटी को सबसे बड़ा क्राइटेरिया रखेगी केरल में चुनाव लड़ने के लिए। और इसके अलावा एक कलेक्टिव लीडरशिप में कांग्रेस केरल का विधानसभा चुनाव लड़ेगी, यानी कोई नाम जो है वो उम्मीदवार मुख्यमंत्री पद का जो है उसके नाम का ऐलान नहीं होगा। तो आज लंबी बैठक दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई, जिसमें केरल के तमाम बड़े नेता पहुंचे और नेता विपक्ष राहुल गांधी भी इस मीटिंग में मौजूद थे और तमाम केरल के मुद्दों पर चर्चा हुई। बहरहाल अब लेफ्ट के साथ अलायंस ना हो, ये वेस्ट बंगाल, ये केरल की यूनिट चाहती है। वेस्ट बंगाल की यूनिट जो है वो बटी हुई है क्योंकि ममता के साथ अलायंस करना नहीं है। ममता ने जिस तरह के तेवर दिखाए जब इंडिया ब्लॉक के बाद ये मीटिंग, इंडिया ब्लॉक की मीटिंग के बाद जब ये कांग्रेस और तृणमूल की मीटिंग हुई थी, उससे कांग्रेस का बड़ा सेक्शन नाराज भी है कि वो कैसे, शी इज नॉट ट्रीटिंग कांग्रेस विद यू नो विद द रिस्पेक्ट दैट दे डिजर्व, या जो उनका तल्ख तेवर था। तो ममता के साथ तो लोग जाना नहीं चाहते। अब लेफ्ट के साथ भी जब केरल यूनिट दबाव बना रही है तो ना जाने से कांग्रेस की वहां पर जो इकाई है उसको, वो भी बटी हुई है। अब एक इकाई को तो लगता है कि नहीं, लेफ्ट के साथ जाना चाहिए, जैसे अधीर रंजन चौधरी हैं, वो इसके बड़े लेफ्ट के साथ अलायंस में उनकी बड़ी भूमिका रही और उन्हीं के टाइम में 2016 में पहली बार कांग्रेस पार्टी ने लेफ्ट के साथ अलायंस किया। 44 सीटें कांग्रेस पार्टी को आई और फिर उसके बाद 2021 में भी लेफ्ट के साथ कांग्रेस ने अलायंस किया और 2024 में भी लेफ्ट और कांग्रेस जो है लोकसभा चुनावों में उनका अलायंस हुआ। कांग्रेस पार्टी का एक एमपी जो है वो जीत करके लोकसभा पहुंचा। और लेफ्ट और कांग्रेस अगर साथ नहीं लड़ती हैं तो ये कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम वोटर है, जो माइनॉरिटी वोटर है, खासतौर से मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे जो क्षेत्र हैं जहां पर काफ़ी सारी सीटें हैं विधानसभा की, 80 के करीब सीटें इन दो डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, ऐसे में जो मुस्लिम वोटर है वो बट जाएगा। ऐसा एक जो लोग हैं जो चाहते हैं कि कांग्रेस और लेफ्ट का अलायंस वहां पर हो जाए, उनको लगता है कि ये मुस्लिम वोटों का बिखराव जो है इससे बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि जो मुस्लिम वोटर है, जो ममता को जनरली माना जाता है कि उनकी पॉलिटिक्स को एक अपीजमेंट पॉलिटिक्स के तौर पर भी देखा जाता है, तो ऐसे में कांग्रेस और लेफ्ट अगर बंटता है तो वोट जो है वो सारा मुस्लिम वोट कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी के बीच में बंट जाएगा। और टीएमसी भी शायद नहीं चाहेगी कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि टीएमसी कल को अगर कोई ऐसा सिनेरियो आता है जहां पर आपको किसी तरह के समर्थन की जरूरत हो तो इधर कांग्रेस और लेफ्ट की तरफ तो देख सकती हैं, वो बीजेपी की तरफ नहीं देख सकती हैं। तो उनके लिए भी एक सेफ सिनेरियो है टीएमसी के लिए भी कि ये अलायंस हो जाए। लेकिन कांग्रेस ममता के तल्ख तेवर और इधर केरल यूनिट का दबाव, और तीसरा अब कांग्रेस को लगता है कि अपने संगठन पर भी काम करना चाहिए, अपने आप को भी उन राज्यों में मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए जहां पर कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व बहुत खतरे में है। अब पिछले विधानसभा चुनावों की मैं बात करूं तो 2.93% का वोट परसेंटेज था कांग्रेस पार्टी का। लेफ्ट पार्टीज भी अपने लोएस्ट में 1962 के बाद ऐसा पहली बार हुआ था कि लेफ्ट पार्टीज के या कोई भी चुन करके विधानसभा नहीं पहुंच पाया, पिछला जो विधानसभा चुनाव था। तो ये बहुत खराब रिकॉर्ड था दोनों ही पार्टीज का। और लेफ्ट और कांग्रेस के अलायंस में लेफ्ट का जो कार्डर वोट है वो कांग्रेस को ट्रांसफर हो जाता है। उसमें माना जाता है कि कांग्रेस इज ऑलवेज ऑन अ, कांग्रेस गेट्स बेनिफिट ऑफ दैट, बट कांग्रेस का वोट उधर उतनी आसानी से ट्रांसफर नहीं होता है, ऐसा
माना जाता है। लेकिन दोनों साथ आते हैं तो उससे ज़रूर फायदा होता है, जो वोटों का ध्रुवीकरण है। और विधानसभा के चुनावों में जो हार जीत का मार्जिन है, और ख़ास तौर से जब ये 4 एंगल्स वाली फाइट होगी, एक तरफ अगर सब अलग अलग लड़ते हैं, एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ लेफ्ट पार्टीज और एक तरफ टीएमसी, तो ये जब 4 कैंडिडेट्स होंगे हर सीट पर, तो आप मान के चलिए कि जो मार्जिन है वो बेहद कम रहेगा, और कई सीटों पर तो मार्जिन जो है वो सैकड़ों वोटों में ही सिमट जाएगा। तो ऐसे में ये भी एक थ्योरी है कि कांग्रेस अलायंस करे तो शायद कुछ सीटें वो निकाल ले, और अकेले जाए तो शायद सुपड़ा पूरी तरह से साफ हो जाए। लेकिन वहां पर एक तर्क ये भी है कि लॉन्ग रन में अगर आपको पार्टी को खड़ा करना है तो एकला चलो की राजनीति पर चलना सूनर और लेटर आपको शुरू करना पड़ेगा। अब देखना पड़ेगा कि कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप क्या तय करती है। क्या केरल यूनिट के दबाव में पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के साथ ना जाकर, टीएमसी के साथ ना जाकर एकला चलो की रणनीति पर कांग्रेस पार्टी चलती है, या फिर केरल की यूनिट का दबाव कोई काम नहीं करता और वेस्ट बंगाल में कांग्रेस और वाम दलों का कोई अलायंस होता है। हालांकि ये तमाम चीज़ों पर चर्चा ज़रूर हो रही है, लेकिन हमें सूत्र बता रहे हैं कि संभावना है कि शायद कांग्रेस पार्टी एकला चलो की रणनीति पर ही पश्चिम बंगाल में इस बार चुनावी मैदान में दिखे।